हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी 70 टेस्ट सीरीज में सबका स्वागत है। और अब हम लोगों का टेस्ट सीरीज का जो सेकंड भाग है 1 का बी, इससे पहले हम लोग 1 के ए में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखे। अब सेकंड भाग में अब हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला टेस्ट में भी बताया गया कि फुल टेस्ट में हम लोग अभी सिर्फ जीएस को लेके चल रहे हैं। फुल टेस्ट का क्या कंसेप्ट है कि हम लोग अभी सिर्फ जीएस को लेके चलेंगे। फुल टेस्ट में केवल जीएस को लेके चल रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग का फुल टेस्ट 110 मार्क्स का होगा। करंट का क्वेश्चन जो होगा वो करंट का टेस्ट अलग से भी चलेगा, जो वीकली होगा। ये वीकली तरीके से बनाया जाएगा। और एग्जाम से पहले जो लास्ट 10 टेस्ट होंगे, कुल 50 टेस्ट लिए जाएंगे। एग्जाम से पहले जो लास्ट 10 टेस्ट होंगे 41वां से 50वां तक, उसमें फिर हम लोगों का जो होगा करंट प्लस जीएस प्लस मैथ एक साथ मिक्स हो जाएंगे। और उसमें करंट वीकली ना होकर के इंटीग्रेट रहेंगे, यानी कि टोटल 1 ईयर को लेते हुए मुख्य मुख्य क्वेश्चन रहेंगे। और अभी हम लोग वीकली प्रैक्टिस करेंगे। तो ये करंट का भी नहीं है, सिर्फ जीएस का है। और वहाँ करंट का लास्ट 10 टेस्ट में होगा, जिसमें 150 में रहेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ जीएस का देख रहे हैं। जीएस में हम लोग पहले इंडियन पॉलिटी का देखे। अब जो सेकेंड भाग है जो 1 का बी है, इसमें हम लोगों का इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इसमें इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन इसमें है। और फिर जो थर्ड भाग है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलग सब्जेक्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जो आप लोग एप्लीकेशन में जब टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तो वहां आपको एक साथ सारे क्वेश्चन मिलेंगे और वहां मिक्स रहेंगे। बाकी डिस्कशन हम लोग सेपरेट करके सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्र आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इस अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, सवाल है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, हु वाज द प्रोपेंडर ऑफ द कंसेप्ट दैट हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम और रियल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इस किन्होंने जो है भारतीय जो राष्ट्रीय भारत का जो राष्ट्रीय आय है, जो ये जो वृद्धि दर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक वृद्धि है, इसकी तुलना हिंदुओं की वृद्धि से किया, यानी कि जो हिंदू जनसंख्या है उसकी वृद्धि से किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है प्रोफेसर राधाकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण, मनमोहन सिंह, किन्स। तो इसका जो सही जवाब है ये कौन किए थे? तो इन्होंने किया था प्रोफेसर राजकृष्ण। इसका सही आंसर होगा राजकृष्ण। हुआ क्या था कि एक समय ऐसा था कि जब पहली पंचवर्षीय योजना तो हम लोगों का जबरदस्त रहा, 51 से 56, 56 से 61 में भी थोड़ा डाउन हुए, उसमें डाउन हो गए, 61 के बाद और डाउन हुए। और एक समय हम लोगों की इकोनॉमी बहुत ही कछुए की चाल से चल रही थी। कछुआ का चाल भी कहना गलत है, कछुआ का चाल धीमा होता है, निरंतर होता है। हम लोग वो भी नहीं थे, धीमा भी नहीं थे, निरंतर भी नहीं थे। तो ये जो प्रोफेसर राजकृष्ण जो है, इनका कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उसी तरीके से बढ़ रही है जैसे हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, यानी कि धीमी गति से, क्योंकि हिंदुओं की आबादी धीमी गति से चल रही थी, बढ़ रही थी। तो उन्होंने इनकी तुलना हिंदुओं से कर दी कि भाई ये एकदम बिल्कुल जो है, चूंकि ये यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू ही मुख्य आबादी है, तो इनका जो वृद्धि है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हिंदुओं की बढ़ती है। तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने ये कहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का सचिव। ये 3 दे दिया गया, अब इनमें से कूट बना दिया। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो 1950 में देश के विकास के लिए क्या किया गया? हम लोग योजना आयोग का गठन किए। भारत में भारत के विकास, आर्थिक विकास के लिए क्या किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। ये जो योजना आयोग का गठन हुआ था, इसी योजना आयोग का में क्या था कि इसमें एक अध्यक्ष होते थे, सचिव होते थे और मंत्री होते थे। और ये तो पूरा देश का बनाता था। अब है कि जो ये योजना बनाया है, अब इसका भी तो कोई एक कमेटी होना चाहिए जो इसको जांच करे, जो इसको अप्रूवल दे, और जो राज्यों के बीच में, चूंकि इसमें तो सारे केंद्र स्तर के मंत्री हैं, केंद्र सरकार का ये है काम, तो करना है राज्य सरकार को या राज्य सरकार के साथ मिलके। अब सपोज कीजिए कि योजना आयोग बना दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार कह रहा है कि नहीं, ये जानबूझ करके हमारे इस तरह ये योजना गलत बनाया गया है हमारे सरकार को डाउन करने के लिए। इस प्रकार की राजनीति होती है, आज भी होती है। तो अब इससे बचने के लिए, ठीक है,
इससे बचने के लिए क्या किया गया, ये समस्या ना हो एक और बनाया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या करता है, ये केंद्र और राज्य के बीच में सेतु बनाने का भी काम करता है योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। इनका काम क्या था कि जो योजना आयोग जो ड्राफ्ट बनाता था उसका जांच करना और अप्रूवल देना। उनके अप्रूवल के बाद ही वो जो योजना आयोग जो भी ड्राफ्ट बनाती थी, जो योजनाएं बनाती थी, वो लागू होती थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का सचिव। तो देखिए प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष कौन होता है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष यानी नीति आयोग का अध्यक्ष, जैसे पहले योजना आयोग, अब योजना आयोग ही नीति आयोग बन चुकी है 2015 में। क्यों बनी है वो क्लास में बता दिया गया है। तो जैसे प्रधानमंत्री के बाद, ठीक है, प्रधानमंत्री ही कौन होते थे, योजना आयोग का अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री ही होते हैं विकास परिषद का अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और यानी कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है वही नीति आयोग का अध्यक्ष। यहाँ 1 और 2 होगा, इस कूट के अनुसार तब हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 1 और 2। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, डी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा किसी देश के विकास का सूचक नहीं है, यानी किसी देश के विकास का सूचक जो है इनमें से कौन सा नहीं है। बढ़ती जीडीपी के साथ घटती जनसंख्या, बढ़ती जीडीपी के साथ संतुलित जनसंख्या, बढ़ती जीडीपी के साथ कम होती गरीबी, या इनमें से एक से अधिक। इनका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है, जनसंख्या घट रहा तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता कम करते चलो। जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ है कि अगर हमारी ना तो उच्च वृद्धि दर हो, ना ही बहुत अत्यधिक जो होता है कमी दर हो। घटना भी एक खतरनाक है ना। अब इसको ऐसे समझे, आज बहुत सारे देश हैं जो बेचारे के पास बहुत सारे साधन है, पूंजी है, लेकिन उसके पास जनसंख्या नहीं है कि वो बाजार बना सके। वो बाजार के तलाश में क्या होता, दूसरे देशों पे निर्भर रहता। आज भारत सारी दुनिया को सामने, भारत ना तो जीडीपी में नंबर 1 है, ना ये सैन्य शक्ति में नंबर 1 है, ना ये विकसित देश है, ना ये संसाधन है, फिर भी आज भारत पूरी दुनिया में अपना दबदबा रखता है, कहीं भी दबाव बना देता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हमारे पास सबसे बड़ी आबादी है तो खपत यहाँ ज्यादा है, सबसे बड़ा बाजार है। अब स्वाभाविक बात है कि पश्चिमी देश जिनके पास पूंजी ज्यादा है, उनके पास उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है, लेकिन उत्पादन करने से ज्यादा जरूरी है उपभोग। जब तक आपका उपभोग ही नहीं हो रहा तो उत्पादन का कोई महत्व नहीं है। तो इनके लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। बाजार कहाँ मिलेगा, जहाँ जनसंख्या हो। जनसंख्या कम होने के कई नुकसान है। अब जैसे आप देख लीजिए वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस का जो है, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला विजेता वेस्ट इंडीज, सेकंड विजेता वेस्ट इंडीज। ठीक है, इस बार खेला ही नहीं, 2023 में खेल ही नहीं पाया बेचारा। रीजन क्या है, आबादी कम है, वो टैलेंट अब मिल नहीं रहा है। जो टैलेंट उसको 75 में मिला, 89 में मिला, 83 में मिला, वो टैलेंट मिल नहीं रहा है। मिल भी रहा है तो उसके पास उतना, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं, संसाधन उनके पास है नहीं, टेक्निक उनके पास है नहीं, बड़ा बाजार है नहीं। कम से कम भारत में जैसे 1991 में इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब, हमारे पास कम से कम एक बाजार था, बड़ी आबादी थी, जिसको देख करके अन्य विदेशी कंपनियां जब दरवाजा खोले तो वो फटाफट एंटर मारने लगा कि चलो हमारे वहाँ बड़ा बाजार मिलेगा। उनके पास तो वो भी नहीं है। तो आपका अगर जनसंख्या कम हो रही है तो इकोनॉमी में वो भी खतरनाक है। जनसंख्या लिमिट रहनी चाहिए, मतलब बढ़ना भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कम भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम संतुलित रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका होगा बढ़ती जीडीपी के साथ घटती जनसंख्या, ये किसी देश के विकास का सूचक नहीं है। एक समय ऐसा होगा कि उस देश में युवाओं की संख्या कम हो जाएगी, प्रौढ़ अवस्था वृद्ध लोग ज़्यादा हो जाएंगे, काम करने वाले लोग कम मिलेंगे और पेंशन उठाने वाले कहिए या खर्च करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, वृद्ध लोग तो वही करेंगे। तो इस वजह से जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए, और कम गरीबी कम हो रही है तो और अच्छी बात है। तो ये विकास का सूचक नहीं है, ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, 4 कथन दिया हुआ है, अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है।
पहला है, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, आर्थिक संवृद्धि जहां पर परिणात्मक परिवर्तन के प्रतीक है, वहीं आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन के प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद है एडम स्मिथ अमेरिका से संबंध रखते थे। तो एडम स्मिथ कौन है, अब देखते हैं ये तीनों में से पहले कौन सा कूट गलत है, कौन सा गलत है, फिर कूट मिलाएंगे। देखिए, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के भी पिता माने जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के, और पूंजीवादी व्यवस्था के भी पिता माने जाते थे। ठीक है, 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का खुल करके समर्थन दिया था। उनका मानना था कि बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य का दबाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इनको ही अर्थशास्त्र के भी पिता, पूंजीवादी व्यवस्था के पिता। वास्तव में क्या कि इनको क्यों माना जाता है कि अर्थशास्त्र का जो है ना, चाहे पूंजीवाद के रूप में बांटिए, समाजवाद के रूप में बांटिए, लेकिन जो उसका एक पोल होता है, जो एक कह सकते बेसिक पॉइंट कहाँ से शुरू हो वर्तमान अर्थव्यवस्था, वो हम लोग पूंजीवाद से ही लेके चलते हैं। पूंजीवाद में समस्याएं आई तो उसी का बैकअप में समाजवाद आया, फिर समस्याएं आई तो फिर समाजवाद में भी आई, पूंजीवाद से डर लगा तो दोनों का मिक्स करके हम लोग मिश्रित लाए। ये वास्तव में यही है। तो इस वजह से जो है हम लोग को अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर होता है कि आर्थिक संवृद्धि यानी परिणात्मक परिवर्तन, यानी किसी हमारे पास आज 10 रुपया है, कल 20 रुपया हो गया, बाकी हम कल भी अनएजुकेटेड थे, आज भी है, कल भी हमारे पास टेक्निक का अभाव था, आज भी नहीं है, कल भी हमें कोई गरिमामय जीवन से मतलब नहीं, आज भी नहीं है। परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन के साथ है कि उसका परिणाम में भी चेंज हो रहा है, गुण में भी चेंज हो रहा है, यानी कि 10 से 20 भी हो रहे हैं। हम मेरा एजुकेशन या मेरे अंदर का स्किल में भी निखार आ रहा है, बात समझे। उसके बाद हमारे यहाँ जो है चेंज और भी जो होते हैं चेंजेस होने चाहिए, जैसे टेक्निक में आना चाहिए, समस्याएं कम होनी चाहिए। कहने का अर्थ होता है कि मान के चलिए आज हमारे गुरु मंत्रा में आज 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ कुछ तकलीफ है, कल 100 हो गया है, लेकिन हम वही तकलीफ स्टूडेंट को दे ही रहे, तो हुआ क्या कि परिणात्मक परिवर्तन तो हुआ, 10 से 100 तो हो गया, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो यही हुआ है अंतर, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास। ठीक है, जब आपका कंसिक्वेंसली चेंज हो रहा है तब उसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक, ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, वहीं पे जो है आपको जब दोनों चेंज होता है, क्वांटिटी भी, कहने का मतलब जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंज होगा तब हुआ कि हाँ ये इकोनॉमिकल डेवलप हो रहा है। और जब सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रहा है तब होगी ग्रोथ कर रहा है, बट डेवलप नहीं हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलप इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, सेकंड नंबर। थर्ड है, एडम स्मिथ अमेरिका से संबंध रखते थे। तो एडम स्मिथ अमेरिका से संबंध नहीं रखते थे। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड, जो ब्रिटेन का ही भाग है, ग्रेट ब्रिटेन का, वहाँ से संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो रहा है, 3 गलत है। सवाल किस में है? फॉल्स में है। फॉल्स में है तो इसका ओनली 3 कहाँ है? सी में है। तो सही जवाब इसका होगा सी नंबर। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहा जाता है? जे.एन. किन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, किन्स। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुके थे 19 नंबर के क्वेश्चन में। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना में इनमें से किन पर अधिक महत्व दिया गया? कृषि, विद्युत, उद्योग, सेवा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कृषि पर हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना पे ज़्यादा ध्यान दिया था। हालांकि विद्युत पर भी था, तो विद्युत पर जो दिया गया था वो किस प्रकार से था, जैसे कि हम लोग कृषि के लिए जो सिंचाई परियोजना बनाए तो वहाँ से विद्युत योजना है, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था वो कृषि पे ज़्यादा था। अगर कहीं आपको कूट में दे रहे कृषि और विद्युत तब दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इसमें से कोई एक चुनना है तो एक में अभी कृषि ही होगा। ठीक है, और कूट में रहे दोनों तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत के लिए भी जो किया गया किस प्रकार, जैसे कृषि के लिए बड़े बड़े जो होते हैं परियोजना बनाए गए, बांध परियोजना चालू हुआ जैसे पंजाब में भाखड़ा नांगल। ठीक है, तो ये जो परियोजना बना, तो अब चूंकि बांध बना तो उसी में कहा गया विद्युत भी उत्पादन करते हैं। अब
लेकिन मुख्य उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान दिया? पहली, तीसरी, नवीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला में क्या किया था भारत, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि पर दिया, विद्युत पर भी, हालांकि वहां पर विद्युत पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से कृषि पे रहा था हमारा ध्यान। दूसरा में हम लोग क्या किए, सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिए। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, औद्योगिक। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। पहला कब आया था, 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा फिर आया 69 से 74। इस बीच क्या हुई, इस बीच जो है 1 वर्षीय योजना आई थी। अब वो क्यों आई थी वो इकोनॉमिक क्लास में समझना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नीति आयोग में शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, निजी क्षेत्र। तो देखिए नीति आयोग, योजना आयोग से नीति आयोग में लाने का बहुत सारा कारण रहा। इनमें से एक कारण ये है, अब योजनाएं बनाती थी केंद्र, अब उसको लागू किया जाता था राज्य में। अब राज्य का मुख्यमंत्री जन, हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद में वह शामिल होते थे, लेकिन वहां कोई विशेष महत्व नहीं होता था। तो नीति आयोग में क्या है कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते। अब क्या है कि भाई देखिए योजना आयोग कब बना, 1950 में। 1992 के बाद क्या हुआ, हम लोग मिश्रित योजना अर्थव्यवस्था अपनाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि यहाँ पे निर्णय केंद्र सरकार, राज्य लेगी, लेकिन उसको लागू करने का यानी कि उसको जमीनी स्तर पे पूरा करने का काम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, यानी कि और 55% भूमिका जो होती है आज वो राज्य और निजी क्षेत्र का ही होता है सरकार की योजनाओं को पूरा करने में या जो डेवलपमेंट में। ठीक है, अब है कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका वही योजना बनाने में शामिल नहीं है, तो इसलिए कि नीति आयोग में निजी क्षेत्र को भी लिया गया। वैसा ना हो कि सरकारी योजना बना लिया, अब निजी क्षेत्र पर परेशान हो रहा, भाई ये चीज कैसे करे। ऐसा कई बार हम लोग देखते हैं, सरकारी कुछ आदेश दे देता, अब आम आदमी परेशान, फिर यहाँ पे तरह परेशान होते हैं लोग, मीडिया में बोलते, तब सरकार अच्छा ठीक है हम सुधार करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बहुतों को दिक्कत होती है, समय लैप्स होता है। तो नीति आयोग में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, यानी तीनों ही नीति आयोग में होते हैं। तो देखते तीनों कूट का कहाँ है, सी में है 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 एंड 3। अब अगला देखते हैं, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। से मिश्रित अपनाई, यानी कब हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था से सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट हो गए? 1991 टू 1991 से 1992 से 1993, 1995 से 1996। इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर 91-92 के दौरान हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित में गए। अब अगला सवाल, भारत में आर्थिक विकास के बाधक में कारण है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, साक्षरता दर में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, यानी कौन सा जो है उच्च भारत में आर्थिक विकास के बाधक है? ठीक है, तो देखते हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ये बात सही है। देखिए जनसंख्या बोले, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से, देखिए जनसंख्या कम भी नहीं होना चाहिए, अगर जनसंख्या का दर में वृद्धि दर में कमी है वो भी खतरनाक है, लेकिन अब उच्च है, यानी जितना कमाना रहे हैं उससे ज्यादा खर्चिंग के लिए आबादी ही बढ़ी जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, वो तो समस्या ही होगी। अब उत्पादन होगा 10 लोगों का, लेकिन पता चल रहा है कि हर साल हम लोगों का 5 जो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है 15 लोग का बढ़ रहा, तो दिक्कत होगी। साक्षरता दर में कमी, आज के डेट में तो हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में साक्षरता दर की कमी है, 75% से ज़्यादा आबादी है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन की कमी है, उच्च शिक्षा की कमी है, प्रोफेशनल कोर्सेज की व्यवस्था की कमी है, कमी नहीं है व्यवस्था की कमी है जनसंख्या के अनुसार, लेकिन साक्षरता दर में नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, आज ये भी नहीं कहा जा सकता। आज हमारे देश में हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, हर मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे, विद्युत उत्पादन में आगे हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, लेकिन ये नहीं, इतना भी कमी नहीं कि वो आर्थिक विकास का बाधक हो। तो वास्तव में क्या है, आर्थिक विकास में बाधक का एक कारण है अभी जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, अच्छी बात, लेकिन उच्च हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना वो खतरनाक है। तो हम लोगों का जो है यहाँ पर जो 1 का बी है, 70 टेस्ट का 1 का बी का डिस्कशन जिसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन था वह समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सब्जेक्ट का जिसे हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो स्टूडेंट बीपीएससी 70 टेस्ट सीरीज डिस्कशन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, डिस्कशन बीपीएससी 70 का टेस्ट सीरीज क्लास ऑफलाइन, कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव रिकॉर्डेड तीनों मोड में शुरू है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, एप्लीकेशन से भी जाके ले सकते हैं, या फिर
9135904639 जो हमारे ऑफिशियल नंबर है, इसमें कॉल करके भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड में भी है, कॉन्फ्रेंस मोड में भी है, लाइव क्लास मोड में भी, जिस मोड में आप चाहे उस मोड में ले सकते हैं एडमिशन। और आपको जिनको टेस्ट देना है gurumantra.online में मॉक टेस्ट भी सिर्फ दे सकते हैं, जो क्लास में नहीं सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं। और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो वेबसाइट में जाकर के पीडीएफ टेस्ट से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिहार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक गुरुमंत्रा सिविल क्लास के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने सफलता अर्जित की है, जिसमें नीरज कुमार, रजनीकांत एवं बेबी प्रिया ने सफलता का परचम लहराया है। इस सफलता के बाद संस्थान की ओर से तीनों छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बताया गया कि खगड़िया के नीरज कुमार को प्लान ऑफिसर, रजनीकांत को राजस्व अधिकारी के लिए चयनित किया गया है, वहीं रोहतास के बेबी प्रिया को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया है। सफलता अर्जित करने के बाद नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करवाया जाता था, जो रिजल्ट में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि गुरुमंत्रा सिविल क्लासेस द्वारा ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनका ऑफलाइन सेंटर पटना और पूर्णिया दोनों शहर में है। साथ ही गुरुमंत्रा सिविल क्लास के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं वे ऑनलाइन www.gurumantra.online को सर्च कर सकते हैं। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online for offline centers. Verma Center, 6th floor, Boring Road, Patna 01. College Chowk, near Purnia University, Purnia, 854,301. Contact us, 913-590-4639.